चल रहा है हमारा हेलो एल्केन एंड एरीन्स। ठीक है, हेलो एल्केन एंड एरीन्स में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड एरीन्स पढ़ लिए हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की अगर बात करें तो 5 मेथड होते हैं। कौन कौन से 5 मेथड हैं कि आप एल्केन से हेलो एल्केन बना सकते हैं। ये एल्केन का सिंबल है, ये हेलोजन से रिएक्शन करें, सनलाइट की प्रेजेंस में करें तो हेलो एल्केन्स बन जाते हैं। तो ये एक मेथड था जिसमें यूजुअली टीचर्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रोपेन का अगर करेंगे क्लोरीनेशन तो 2 क्लोरोप्रोपेन ज्यादा बनेगा या 1 क्लोरोप्रोपेन, तो 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है, 2 क्लोरोप्रोपेन ज्यादा बनेगा। सेकंड, एल्कीन से कैसे बन सकते हैं, तो ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली, इसकी एक हेलोजन एसिड से रिएक्शन करी और ये प्रोडक्ट बना। और ऑब्वियसली यहां पे भी वही क्वेश्चन, दैट इज मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। यहां बीच में अगर हेलोजन आ रही है तो मार्कोनिकॉफ रूल है, अगर हेलोजन किनारे जाती, ब्रोमीन होती, HBr होता तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता। थर्ड मेथड, अल्कोहल से। अल्कोहल की रिएक्शन या तो आप PCl3 या PCl5 या SOCl2 से कर दें तो RCl बनता था। ठीक है, ये डार्जन मेथड कहलाता था अगर आपको याद हो। और साथ में डार्जन मेथड में SO2 और HCl गैसेस थी तो उड़ जाती थी। या फिर अल्कोहल से ही एक और मेथड था, दैट इज अल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड से कर दें, और हेलोजन एसिड से करें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लें और ये RX एल्काइल हैलाइड बनेगा। ये चौथा मेथड प्रिपरेशन का कह लो, या ये एक और मेथड था। एक मेथड था आपका हेलोजन एक्सचेंज का। हेलोजन एक्सचेंज का मेथड क्या था कि आपने RCl ले लिया या RBr ले लिया, उसकी रिएक्शन NaI से कर दी इन एसीटोन, तो ये RI बन जाएगा और NaCl। और ऐसे ही एक स्वाट रिएक्शन थी हेलोजन एक्सचेंज में कि RCl लिया है, NaF से रिएक्शन कर दीजिए, सॉरी ये हैवी मेटल फ्लोराइड है, AgF से रिएक्शन कर दीजिए तो RF बनेगा और AgCl अलग। ये स्वाट रिएक्शन थी। एक रिएक्शन इसमें रह गई, दैट इज बोरोडीन हंस डाइकर्स रिएक्शन। वो क्या थी, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड ले लीजिए और उसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कर दीजिए या क्लोरीन से इन CCl4, तो ये RBr बन जाएगा, साथ में CO2 और AgBr बन जाएगा। दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज बोरोडाइन या बोरोडीन हंस डिकर्स रिएक्शन। तो ये 5 मेथड एक तरीके से थे हेलो एल्केन्स के। तो बच्चों इस तरीके से आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे थे। तो ये आपको पहले तो याद करना है, और अभी मैंने एकदम सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, इसके बाद अगला लेवल होगा कि इसको फंबल करके किसी और तरीके से रिएक्शन लिख के दिया जाए एक्सप्लेनेटरी। बच्चों फिर आया हेलो एरीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या थे। हेलो एरीन्स, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। हेलो एरीन्स बोलने का मतलब है क्लोरोबेंजीन कैसे कैसे आप बना सकते हैं। तो क्लोरोबेंजीन बनाने के तरीके क्या थे, तो आपने बेंजीन ली, बेंजीन का हेलोजिनेशन किया, और याद रखना है FeCl3 लेंगे। ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर आपने सनलाइट ले ली है इस रिएक्शन में तो C6H6Cl6 बन जाता है, और जब आप FeCl3 लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन और HCl बनता है। ठीक है, तो ये हेलोजिनेशन हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आपके लिए था सैंडमेयर या गेटरमैन रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन के लिए पहला स्टेप था आपका डाइजोटाइजेशन। तो सैंडमेयर्स रिएक्शन आपको याद होगी बच्चों क्या थी कि अगर हम बेंजीन इसके ऊपर NH2 यानी एनेलीन ले लें और एनेलीन का डाइजोटाइजेशन करें, इसकी रिएक्शन NaNO2 एंड HCl से करें। इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ये आपस में रिएक्ट करके HNO2 बनाता है एट वेरी लो टेम्परेचर, और बच्चों यहां बन जाता है डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl। और ये जो डाइजोटाइजेशन हो गई है, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया है, इससे फर्दर हम रिएक्शन करते हैं। अगर हमने
Cu2Cl2 एंड HCl ले लिया है तो ये क्लोरोबेंजीन बनेगी। तो ये वाला स्टेप आपका सैंडमेयर रिएक्शन का है। तो सैंडमेयर रिएक्शन में कैटलिस्ट Cu2Cl2 एंड HCl है, और अगर आप कैटलिस्ट इसकी जगह कॉपर एंड HCl ले लेते तो यही वाली रिएक्शन आपकी कहलाती गैटरमैन रिएक्शन। तो गैटरमैन रिएक्शन के लिए कॉपर एंड HCl, सैंडमेयर रिएक्शन ये। एक इसी में अगर मैं यहां ऐड कर दूं CH3 और अब आपसे कहूं क्लोरीनेशन करो, तो आपको ये कहना है कि ये CH3 ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो और पैरा क्लोरोटोलिन का मिक्सचर बनेगा। ये भी हमारे कोर्स में क्वेश्चन है कि टोलिन का हेलोजिनेशन करें तो क्या बनता है। तो टोलिन के हेलोजिनेशन में ऑर्थो और पैरा क्लोरोटोलिन का मिक्सचर बनता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, नाउ अब बच्चों हमें बात करनी है एक क्वेश्चन जो पिछली बार छूट गया था पहले उसकी। जैसे ये क्वेश्चन था कि बेटा ये है प्रोपीन, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैंने कहा प्रोपीन की रिएक्शन क्लोरीन से या ब्रोमीन से कर दो, ठीक है, और कोई टेम्परेचर नहीं दिया है, तो भैया ब्रोमीन इन CCl4 में रिएक्शन होती है। और शायद 11th स्टैंडर्ड का आपको याद हो कि यहाँ पे रेड ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन उड़ जाता है और एक एक ब्रोमीन दोनों कार्बन पे आके जुड़ जाती है। यहाँ एक ब्रोमीन यहाँ, अगर ब्रोमीन के साथ कोई कंडीशन नहीं दी है या क्लोरीन के साथ कंडीशन नहीं दी है। बट अगर इन्होंने ये कहा है कि ये एक प्रोपीन है और इसकी रिएक्शन ब्रोमीन या क्लोरीन से हो जाए एट हाई टेम्परेचर सनलाइट 600 डिग्री सेंटीग्रेड, अब क्या करेंगे। तो बच्चों इस वाली कंडीशन में अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, हाई टेम्परेचर में गलती करते हैं। एक्चुअली हाई टेम्परेचर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और यहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। बच्चों आपको याद रखना है सब्स्टिट्यूशन सबसे आसानी से या फ्री रेडिकल आसानी से बेंजाइल एलाइल 3-2-1, यानी सबसे पहले बेंजाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है, बेंजाइलिक नहीं है तो एलाइलिक पे होगा, देन 3-2-1 यानी टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। यहां पे ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अगला कार्बन अगर आपको याद हो तो ये एलाइलिक कार्बन होता है, एलाइल पोजीशन कहलाती है। और बेटा अगर ये एलाइल पोजीशन है तो यहाँ पे H हट के Br आ जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। मतलब ये ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आ जाएगी। तो आपको ये याद रखना है अगर प्रोपीन लिया है और उसकी ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहे हैं एट हाई टेम्परेचर या सनलाइट, तो यहां ब्रोमीन आएगी एट एलाइलिक पोजीशन। ये ध्यान रखना, एलाइलिक पोजीशन मतलब क्या कह रहा हूं, ध्यान रखना कि अगर बाई चांस 4 कार्बन की चेन है और ये डबल बॉन्ड लगा है तो ऐसा ना हो कि आप CH3 से H अलग कर रहे हो ना, एलाइलिक पोजीशन। और बेटा एलाइलिक पोजीशन क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, डबल बॉन्डेड कार्बन से अगला कार्बन ये है, इस कार्बन को कहते हैं एलाइलिक कार्बन, और इसका H हटा के यहां पे एक ग्रुप लगेगा और ये वाली पोजीशन पे एक ग्रुप जब लग जाएगा बेटा ये आंसर आ जाएगा, यहां Br आएगा, दिस वन इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये एक एनसीईआरटी में उस दिन क्वेश्चन दिखा था जो हमने नहीं पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने रिपीट किया। तो अगर हाई टेम्परेचर दिया है किसी हेलोजन के साथ तो बच्चों एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा। सिमिलरली बच्चों टोलीन में भी ऐसा ही है। अगर उन्होंने कहा टोलीन है ये, तो टोलीन में यहां पे CH3 ऊपर लगा है, ये वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन होता है, दिस कार्बन इज बेंजाइलिक। और इसके आगे भी हो सकता है कार्बन लगे हों, CH2 CH3 लगा हो। और अब उन्होंने कहा है कि हेलोजन से रिएक्शन करिए और यहां ब्रोमीन से रिएक्शन कह दी गई है एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड सनलाइट। तो अगर एट हाई टेम्परेचर कहा गया है तो यहां का H हटा के Br या Cl लाइएगा।
तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये बेंजाइलिक पोजीशन पे काम होना है, उसके अगले पे नहीं। तो ये बेंजाइलिक पोजीशन पे करना है। और अगर इस रिएक्शन में ही FeCl3 ले आए, कैटलिस्ट ले आए FeBr3 FeCl3, तो बच्चों ये याद रखिएगा, तो यहां पे ये वाला ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर बनेगा। एक आध बच्चे को लगता है या समझने की इच्छा होती है कि भाई कभी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग और कभी सब्स्टिट्यूशन, ऐसा क्यों? तो ये बच्चों होता है मैकेनिज्म बेस्ड। इसका मैकेनिज्म क्या है? एक्चुअली जब FeCl3 होता है तो FeCl3 एक लुईस एसिड है, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये Br2 या Cl को ब्रेक कराता है, Br नेगेटिव Br पॉजिटिव। वो जो नेगेटिव होता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है और Br पॉजिटिव अटैक करने जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। और Br पॉजिटिव जब अटैक करता है तो ऑर्थो और पैरा पे इस ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। तो ऑर्थो और पैरा पे उसे इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, वहां जाके अटैक करता है, प्रोडक्ट बनता है। जबकि FeCl3 नहीं होता, लुईस एसिड नहीं होता, तो हाई टेम्परेचर होता है। और बच्चों जब हाई टेम्परेचर होता है तो यही Br2 टूटता है फ्री रेडिकल्स में, और अगर ये फ्री रेडिकल में टूट रहा है तो फ्री रेडिकल अटैक करने जाएगा। तो ये फ्री रेडिकल कहां अटैक पहले करता है? बेंजाइल एलाइल, फिर 3 to 1, क्योंकि ये बेंजाइलिक पोजीशन मिल रही है तो यहां पे अटैक करके सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहां पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है एट बेंजाइलिक, यहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो आपको याद रखना है, ये डिपेंड करेगा कंडीशंस कौन सी हैं उन पे। ठीक है बेटा, तो ये हुआ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड एरीन्स के क्वेश्चन जो लास्ट टर्म का था। चलिए बच्चों, अब हमें पढ़नी है इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल पे तो हम ज्यादा फोकस अभी नहीं करेंगे, पहले हम हेलो एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, सॉरी, हेलो एल्केन्स की। ठीक है, ये है हेलो एल्केन। अब हमें इसके केमिकल बिहेवियर देखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। जनरली ये कौन सी रिएक्शन शो करता है? बेटा जनरली जो हेलो एल्केन है उसमें जो हेलोजन है, ये हेलोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन लेके अलग होना चाहती है, और अगर ये हेलोजन यहां से हटना चाहती है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई दूसरा वाई नेगेटिव ग्रुप यहां आके जुड़ना चाहेगा। और अगर ये वाई यहां के जुड़ गया, वाई नेगेटिव जुड़ गया एक्स नेगेटिव की जगह, तो इट इज अ कॉमन सेंस ये ग्रुप क्या है? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत दिख ही रहे हैं, ये न्यूक्लियोफाइल हैं। और इन्होंने किया क्या है? सब्स्टिट्यूशन। एक गया, एक हटा, दूसरा आया, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो ये वाली रिएक्शन कहलाएंगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा पॉइंट हो गया हेलो एल्केन्स। पहले अभी बात एलिफेटिक वाले के लिए हो रही है, एरोमेटिक के लिए नहीं। ये बात हो रही है हेलो एल्केन्स के लिए। पहले हेलो एल्केन्स मेनली अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हेलो एल्केन्स मेनली अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बेटा ये जो एक आध बच्चे ने अभी पूछा बॉन्ड चेंज, ये वो, ये क्या है, ये अभी आपको और क्लियर स्लो एंड ग्रेजुअल में करते जाऊंगा। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है? एक्चुअली में बच्चों ये जो हेलोजन है ये एक नेगेटिव ग्रुप है। नेगेटिव ग्रुप कहने का मतलब इट इज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल, सॉरी, इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा इसके पास है ही, तो इसे न्यूक्लियस की जरूरत है। इट इज ए न्यूक्लियोफाइल। तो कोई और नेगेटिव आता है, इसको हटा देता है, तो ये रिएक्शन कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। शॉर्ट फॉर्म में से कहते हैं SN रिएक्शन। तो हेलो एल्केन मेनली अंडरगोज SN रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि और कोई रिएक्शन नहीं करते, एलिमिनेशन भी करते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स भी करते हैं। तो हम यहाँ 3 कैटेगरी में रिएक्शन पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स की। एक कैटेगरी है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहली कैटेगरी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चों हम लिख सकते हैं हेलो एल्केन्स मेनली अंडरगोज
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मेनली अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये हेलो एल्केन के लिए बात हो रही है, अभी एरीन्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो हेलो एल्केन मेनली अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों ये सब्स्टिट्यूशन दो तरह का है, एक कहलाता है SN1, एक SN2, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर, दो तरह का है। तो जो बच्चे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हैं उन्हें तो इत्तू सी भी दिक्कत नहीं आएगी, जिन्हें काइनेटिक्स थोड़ा बहुत भी क्लियर है उन्हें जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी, वो एकदम समझ लेंगे। जिन्होंने काइनेटिक्स नहीं पढ़ा है, अभी क्लियर नहीं है, वो यहां समझ लें, काइनेटिक्स में फिर अप्लाई करने की कोशिश करें। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं SN1 और SN2 में अंतर। बच्चों पहला पॉइंट आपका हुआ हेलो एल्केन्स मेनली अंडरगोज, ये मेनली कौन सी रिएक्शन दे रहे हैं, मेनली अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज ऑफ टू टाइप्स, है तो यार तीसरा टाइप का भी, लेकिन एनसीईआरटी में दो दे रखे हैं, SN1 SN2, तो आपको भी मैं SN1 और SN2 बता रहा हूं। इसके अलावा एक SNI- इंटरफेयरिंग भी होता है। पहले SN1 देखते हैं। बेटा SN1 किसे कह रहे हैं बच्चों, ये कहना चाहते हैं, मान लो ये एक रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड, इस पे OH ने अटैक किया और ये बना अल्कोहल और ये X अलग हुआ, ये एक्वस KOH की रिएक्शन थी, ये रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म देखना चाह रहे हैं और इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसलिए आप अगर कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो गए तो आपको क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेंगे। बेटा इसके मैकेनिज्म में उन्होंने एक मैकेनिज्म ये प्रपोज किया कि ये जो एल्काइल हैलाइड है ये किसी एक्सटर्नल फैक्टर जैसे टेम्परेचर, पीएच ऑफ मीडियम या और किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ये टूट गया प्लस और माइनस में। यानी पहले स्टेप में ये अपने आप एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से टूट चुका है R पॉजिटिव X नेगेटिव में, और अगले स्टेप में ये जो अटैकिंग रिएजेंट है इसकी कंसंट्रेशन का इंपैक्ट आता है और ये प्रोडक्ट बन जाता है या तो ROH या OH पीछे लग के R आगे, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। और कई बच्चों को लग रहा होगा एक बारी OH आगे लगा एक बारी पीछे, अंतर क्या है बेटा, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी में अंतर है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के हिसाब से है। एक को D कहना चाहते हैं, एक को L, मतलब 50% D और 50% L बनाना चाहते हैं। तो ये वाली जो रिएक्शन चल रही है इसके दो स्टेप हो गए, एक स्टेप 1 एक स्टेप 2, फिलहाल दो स्टेप दिख रहे हैं। अब बच्चों स्टेप 1 और 2 में स्लो कौन है, क्योंकि तुम पढ़ चुके हो केमिकल काइनेटिक्स में कि रेट इज डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप। तो यहां स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, पहला या दूसरा? इट इज अ कॉमन सेंस कि बच्चों यहां आयंस बन चुके हैं, आयंस बन चुके हैं, अब तो इनकी मजबूरी है, टकरा के मरना ही मरना है, यहां मजबूरी नहीं थी। तो इसका मतलब स्टेप 1 इज स्लो, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, स्टेप 1 यहां स्लो है। तो अगर पहला स्टेप स्लो है तो यहां से पॉइंट क्या आएगा, रेट डिपेंड ऑन दिस। और केमिस्ट्री में जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें दो चीजें कहलाती हैं, एक सबस्ट्रेट और एक अटैकिंग रिएजेंट। जिसका अपना घर है, जो मेन केमिकल है वो सबस्ट्रेट है, जिसको ऐड करके चेंज कर रहे हैं वो अटैकिंग रिएजेंट है। तो यहां इसकी पावर 1 है और इस चीज को हम सबस्ट्रेट कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। तो आप कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, अटैकिंग पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। यानी अटैकिंग रेट बढ़ाओ घटाओ उससे रेट नहीं चेंज हो रहा है। सच रिएक्शन इज SN1। बेटा इसे SN1 क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो 1 है ये पावर है। ये आपको याद होगा केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप में एक्टिव मासेस की जो पावर्स होती हैं उसका सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, या मॉलिक्यूलरिटी भी कह सकते हैं। तो यहां पावर एक ही है, कोई दूसरी चीज है नहीं। तो लैंग्वेज में जो लिखेगा वो लिखेगा रेट डिपेंड्स ओनली ऑन सबस्ट्रेट
एंड नॉट ऑन अटैकिंग रिएजेंट। रेट खाली सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, अटैकिंग रिएजेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो हमने यहां लिख दिया, ये स्टेप स्लो था, स्लो स्टेप पे ही रेट डिपेंड करना था, इसलिए पावर 1 आई। बोलो यहां तक समझ में आया? अब बच्चों पैरेलली अगर मैं साथ में ही बात करूं SN2 में क्या होता, तो अगर हम पैरेलली समझेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। बेटा ये हम कहना चाहते हैं ये RX है और ये OH नेगेटिव अटैक करने आया। बेटा अटैक करने के बाद ये कंडीशन आ गई, R से X निकल रहा है और OH जुड़ रहा है, ये निकल रहा है, ये जुड़ रहा है, और बाद में ये प्रोडक्ट खाली मिला, ठीक है, दिस वन खाली मिला और X नेगेटिव अलग हो गया। तो अगर आपको यहां तक पूरा दिख रहा हो बोर्ड, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये वाली चीज जो बीच में बनी है, ये दिस वन, इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या मतलब है बच्चों ट्रांजिशन स्टेट का? यानी बेसिकली रिएक्टेंट हमने ऐड किए, प्रोडक्ट हमें मिल गए, बीच में क्या हुआ हमने अंदाजा लगाया कि रिएक्टेंट ये थे, प्रोडक्ट ये थे, इसलिए ये काम हुआ होगा। ये एक हाइपोथेटिकल है क्योंकि यहां कार्बन से 5 बॉन्ड बन रहे हैं, यानी ओवरऑल कार्बन की वैलेंसी 5 दिख रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। कार्बन की वैलेंसी कैसे 5 है, जबकि ये थ्योरी यही कह रही है कि 3 बॉन्ड कार्बन के जेन्युइन पूरे पूरे हैं, एक बॉन्ड हट रहा है, एक बॉन्ड जुड़ रहा है, बट ये पॉसिबल नहीं है कि एक बॉन्ड हट रहा है उसी जगह एक बॉन्ड जुड़ रहा है, तो कैसे? या तो पूरा हट जाए, तो पूरा हट भी नहीं रहा। तो इसको हमने कहा भैया ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, एक तरफ से कोई ग्रुप हटता जा रहा है, उसके एकदम अपोजिट, एकदम उल्टी तरफ कोई दूसरा ग्रुप जुड़ रहा है, और इसीलिए एकदम उल्टी तरफ दिखाया गया है। यानी शुरू में अगर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के हिसाब से अगर डी फॉर्म थी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लाइट क्लॉकवाइज घूम रही थी अगर, तो बाद में ये एल फॉर्म बनेगी लीवो रोटेटरी, यानी एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म बनेगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। फिलहाल यहां ट्रांजिशन स्टेट आई थी। तो बेटा ये जो आप मेथड देख रहे हैं इसमें एक ही स्टेप है, यही स्लो है, यही फास्ट है। तो अगर एक ही स्टेप है बच्चों, तो रेट इज डिपेंडेंट ऑन RX एंड OH, इन दोनों पर रेट डिपेंड करेगा। कहने का मतलब रेट सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा और अटैकिंग रिएजेंट पे भी डिपेंड करेगा। बच्चों रेट सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रहा है, अटैकिंग रिएजेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, दोनों का सम करके हम पावर बोलते हैं, और यहां दोनों का सम आ रहा है 2। SN2 क्यों कहेंगे? क्योंकि सबस्ट्रेट की पावर 1 है, अटैकिंग रिएजेंट की पावर 1 है, इनको ऐड करके हमें ऑर्डर बताना होता है। तो ये दोनों ऐड किया 1 + 1, तो यहां आ गया 2। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। तो ये SN1 और SN2 में पहला अंतर आया है। अच्छा ये कोई मत बताना कि SN1 2 स्टेप में होती है, SN2 1 स्टेप में, ये बात नहीं। नंबर ऑफ स्टेप से हम कभी रिएक्शन नहीं बताते या मैकेनिज्म में ये नहीं बोलते। बेसिकली ये 1 और 2 आए कहां से हैं बेटा? ये 1 और 2 आए हैं स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां स्लो स्टेप में 1 मॉलिक्यूल है, यहां स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल है। वो बात अलग है, ये हमारे आपके बीच का समझौता है कि आप ध्यान रखेंगे SN1 में 2 स्टेप हमने पढ़े हैं, तो हमें ये ध्यान आ जाता है भैया 2 स्टेप पढ़े हैं, मतलब पहले स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल था, वो टूटा था, इसलिए दूसरे स्टेप में दूसरे से अटैक करके बनाया, 2 स्टेप इसलिए हुए। SN2 में एक ही स्टेप है, अगर तुम्हारे दिमाग में एक ही स्टेप है तो भाई तुम्हारे दिमाग में सीधा आ गया दोनों लड़ मरे एक ही साथ, एक ही बार में खत्म करना है। तो SN2 में एक ही स्टेप में दोनों लड़ मरे हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी SN2 एक स्टेप में अभी दिमाग में रखिए लेकिन लिखेंगे नहीं, और SN1 2 स्टेप में हो, पहले स्टेप में वो टूटा, दूसरे स्टेप में बना। अब अगला पॉइंट शायद सभी को समझ में आ गया हो, SN1 में इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट। आई होप सो क्लियर है, यहां आपको साफ दिख रहा है, ये रहा SN1 का इंटरमीडिएट जो कि है कार्बोकैटाइन, यहां इंटरमीडिएट बना कार्बोकैटाइन। जबकि SN2 को आप ध्यान से देख लीजिए, क्या यहां कोई इंटरमीडिएट है?
यहाँ तो ट्रांजिशन स्टेट है, तो जहां इंटरमीडिएट कहा है उसकी जगह यहां कहेंगे SN2 में ट्रांजिशन स्टेट आई है। मतलब इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में क्या अंतर है? बेसिकली इंटरमीडिएट वो चीज है जो हम आइसोलेट कर पाए हैं, जिसकी स्टडी हो पाई है, और कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज भी हो जाते हैं इंटरमीडिएट। मतलब अगर 1 डिग्री बना तो 2 डिग्री 3 डिग्री तक चेंज हो सकता है। That is intermediate, which has some stability, which can be isolated to some extent. Transition state इल्ले कुछ नहीं पता इसके बारे में। रिएक्टेंट के बाद सीधा प्रोडक्ट आ गया, बीच का एक मिस्टीरियस फॉर्म है जिसके थ्रू रिएक्शन चली है, जो आइसोलेट नहीं हो पाई है। That is known as transition state. लेकिन हाँ ये क्लियर है कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना है वो कार्बोकेटाइन है। ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा टीचर्स का फेवरेट है, बुक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके हैं। ठीक है, दैट मींस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको मालूम है। क्या स्टेबिलिटी है कार्बोकेटाइन की बच्चों? ठीक है, कह सकते हैं मिराज, हाइपोथेटिकल जो भी है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है 3 to 1, टर्शी ज्यादा स्टेबल है। इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन या एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इस पॉइंट पे है। तो वो आपको क्वेश्चन कैसे देंगे? वो आपको 3 या 4 नाम दे देंगे। जैसे उन्होंने नाम दे दिया, सपोज एक जनरल भाषा में बात कह रहा हूं, 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 मिथाइल, 2 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोब्यूटेन 1 डिग्री है, 2 क्लोरोब्यूटेन 2 डिग्री है, 2 मिथाइल 2 क्लोरोब्यूटेन 3 डिग्री है। ऐसे करके 3 नाम दे देंगे। उसमें तुम्हें खुद सोचना होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। फिर वो क्वेश्चन देंगे, बताओ SN1 में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो आपको वहां सॉल्व करना होगा, हाँ भैया ये 3 डिग्री है और 3 डिग्री SN1 में ज्यादा रिएक्टिव होता है, और 1 क्लोरोब्यूटेन 1 डिग्री है वो कम रिएक्टिव है। तो अधिकतर क्वेश्चन इस पे आए हैं, नाम दे देते हैं, और वो ये चेक करते हैं कि SN1 SN2 भी क्लियर होगी बच्चों को, और फिर नाम से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जब स्ट्रक्चर बनाएंगे वो भी क्लियर होगा, तभी क्वेश्चन होगा। कई बार वो 2 में ही क्वेश्चन दे देते हैं, 3 देते ही नहीं। जैसे उन्होंने दे दिया क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और एक दे दिया मिथाइल क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो जो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है उसमें क्लोरीन साइक्लोहेक्सेन से डायरेक्ट लगी है, 2 डिग्री है, और मिथाइल क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में वो क्लोरीन जहां लगी है वहीं मिथाइल भी है, साइक्लोहेक्सेन भी है, यानी वो 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है अगर SN1 की बात हो रही है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, SN1 में जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल है, यानी वही वाली बात बेंजाइल एलाइल 3 to 1, खाली 3 to 1 मत याद रखो, बेंजाइल एलाइल भी ध्यान रखो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है तो आ सकता है बेंजाइल एलाइल भी। तो बेंजाइल एलाइल ज्यादा रिएक्टिव है, फिर 3 to 1, एटलीस्ट 3 to 1 याद रखेंगे SN1 रिएक्शन। ठीक है, मैंने याद रखने का क्या तरीका रखा है, मैंने एक तरीका रखा है जो आप लिखेंगे नहीं एग्जाम में, कि जिस रिएक्शन में जितने स्टेप, मतलब ज्यादा स्टेप, उसमें ज्यादा वाला रिएक्टिव। मतलब SN1 में 2 स्टेप है, SN2 में 1 स्टेप है। जिसमें स्टेप कम है उसमें छोटा रिएक्टिव है, जिसमें स्टेप ज्यादा है उसमें बड़ा रिएक्टिव है। मतलब 3 डिग्री बड़ा होता है, 1 डिग्री छोटा होता है। तो जिसमें स्टेप ज्यादा है उसमें बड़ा रिएक्टिव है, 3 डिग्री रिएक्टिव है, जिसमें स्टेप कम है उसमें छोटा रिएक्टिव है। तो जैसे SN2 में एक ही स्टेप में हम दिखा देते हैं, मेन या मेजर स्टेप तो एक ही है ना, तो एक ही स्टेप में है तो छोटा रिएक्टिव, और जिसमें स्टेप ज्यादा है उसमें बड़ा रिएक्टिव। ठीक है, कैसे भी याद कर लीजिए, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपके सामने लिखा है। एक्चुअली में कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है कार्बोकेटाइन, कि जिसमें भी कार्बोकेटाइन बन रहा है ऑब्वियसली कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तभी ज्यादा बनेगा इंटरमीडिएट, तभी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो कार्बोकेटाइन 3 डिग्री का स्टेबल है। अब जरा इधर आ जाते हैं, रटने के लिए ये भी कह सकते हो इसका उल्टा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है। बट एक बार समझ के देखिए तो शायद ज्यादा अच्छा लगेगा। एक्चुअली में यहां पे ये कहना है कि ये कार्बन है, इससे ग्रुप लगे हैं और हेलोजन भी लगी है। अगर आपको दिख रहा हो तो समझ में आ रहा हो, यहां पे एक ग्रुप आके अटैक करेगा तब ये जनाब चलेंगे, यहां से निकलेंगे, यहीं पे अटैक होगा तब निकलेंगे। दैट मीन्स जिस कार्बन पे हेलोजन लगी है, अगर ये कार्बन मोर एक्सपोज्ड है,
मोर एक्सपोज्ड है, इसके चारों ओर कम ग्रुप लगे हैं, तो अटैक जल्दी हो जाएगा। और अगर ये कार्बन ओवर क्राउडेड है, मतलब इसके चारों ओर मोटे मोटे लोग खड़े हैं, ठीक है, हेल्दी हेल्दी बाउंसर टाइप के खड़े हैं, एल्काइल ग्रुप या समीर जग्गी, सचिन अरोड़ा, ये सब लोग खड़े हैं बाउंसर बाउंसर टाइप के ना। देखो एक बाउंसर और आया बच्चों, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो। अब प्रैक्टिकली सोचो, अगर एक ये ग्रुप लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, तो बेटा अटैक करने के लिए जगह ही नहीं बची ना, कोई निकल ही नहीं पाएगा, ये तोंदी तो निकल पाएगी। तो पॉइंट समझिए क्या है, पॉइंट क्या है कि अगर यहां बल्कि ग्रुप लगे हैं तो यहां पे अटैक करना मुश्किल है। अभी तुमने देखा ना, दो बल्कि ग्रुप खड़े हुए थे, ठीक है, ये तो अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। अभी प्रैक्टिकल समझाने के लिए करना पड़ता है। और अगर अटैक ही नहीं हुआ तो ये ग्रुप हटेगा कैसे? गेटिंग माई पॉइंट? अब आपको अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। क्या है क्वेश्चन? कि ये है मिथाइल क्लोराइड, ये है इथाइल क्लोराइड और ये है प्रोपाइल क्लोराइड। अगर आपको समझ में आया हो, तीनों ही 1 डिग्री दे दिए, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल तीनों 1 डिग्री हैं। अब किसमें अटैक जल्दी होगा? ये तो मालूम है कि 1 डिग्री में जल्दी अटैक होता है 2 डिग्री और 3 डिग्री से, लेकिन अब तीनों ही 1 डिग्री है, अब किसमें जल्दी अटैक होगा? तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि SN1 में जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है, इट शुड बी एक्सपोज्ड, इट शुड नॉट बी हेवीली क्राउडेड। तो हल्का होना चाहिए। हल्का कौन है? ये सबसे हल्का दिखेगा। और इसीलिए मिथाइल क्लोराइड में SN2, SN2, ठीक है, तो SN2 के लिए हम बात कर रहे हैं। तो मिथाइल क्लोराइड में रिएक्शन फास्ट होगी। शायद मैं गलत बोल गया हूँ, SN1 बोल गया हूँ, तो कोई बच्चे ने करेक्ट किया है। तो SN2 में अगर ये 3 दे रखे हैं तो यहां पे अटैक जल्दी होगा। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चों? नाम दे देंगे और कहेंगे SN1 में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, SN2 में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे हेलोजन दे दिया उन्होंने, जैसे हेलोजन कहने का मतलब ये कहा है RI, RBr, RCl और RF, ठीक है, यानी ये हेलोजन्स हटनी है, ठीक है। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अगर उन्होंने कहा SN1 में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसका आंसर है RI ज्यादा रिएक्टिव है, आयोडीन जल्दी हट जाएगी। और अगर उन्होंने कहा SN2 में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तब भी आंसर यही है, RI ज्यादा रिएक्टिव है। एक्चुअली अब की तो हेलोजन हटनी है, और जो हेलोजन जल्दी हट सकती है वो हट जाएगी। RF की बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी है भाई। अब तो कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड की बात हो रही है, कार्बन पे अटैक करने की बात ही नहीं हो रही। कार्बन और हेलोजन के अटैक बॉन्ड, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड यहां सबसे वीक है। तो चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों ही केसेस में RI ज्यादा रिएक्टिव है, फिर RBr, RCl, RF, ठीक है। फिर से चेक करते हैं, हमारे 3 पॉइंट तो 4 पॉइंट हो चुके हैं। वो क्या है? पहला पॉइंट, SN1 में 1 स्टैंड्स फॉर, उसका आंसर क्या है? इट इज अ यूनिमोलिकुलर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन द स्लो स्टेप only one molecule is there, that is substrate is there, therefore this reaction is known as SN1. Rate of reaction depends only on substrate, independent on attacking reagent. ये हुआ पहला पॉइंट। इसका पहला पॉइंट क्या आ गया? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ सबस्ट्रेट एज वेल एज अटैकिंग रिएजेंट। रेट दोनों पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पे भी और अटैकिंग रिएजेंट पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इन द सेम स्टेप बोथ सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग रिएजेंट आर प्रेजेंट, रेट डिपेंड्स ऑन बोथ, देयरफॉर ऑर्डर या मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्युलर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। पहला पॉइंट, दोनों की डेफिनेशन हो गई। SN1 में 1 क्या है, SN2 में 2 क्या है। दूसरा पॉइंट हमने ये कह दिया है कि SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है और वो इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन है। और क्योंकि कार्बोकैटाइन 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, देयरफॉर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलो एल्केन्स आर 3 to 1, यानी अगर टर्शरी कार्बन पे ब्रोमीन लगी है वो जल्दी हटेगी,
SN1 में, और अगर सेकेंडरी कार्बन पे लगी है देर में, प्राइमरी में और देर में SN1 में। लेकिन अगर SN2 की बात की गई तो हम कहेंगे इन ए ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, देयरफॉर द सब्स्टिट्यूशन इज इजियर व्हेन द कार्बन हैविंग हेलोजन is less bulky or lighter attached with lighter groups। तो जब इसके चारों ओर लाइटर ग्रुप लगे होंगे तो रिएक्शन फास्ट होती है, ट्रांजिशन स्टेट इजीली बनती है। Therefore, here 1 degree is more reactive than 2 degrees and 3 degrees। और अगर हेलोजन कहें कौन सी हेलोजन हटेगी, then you straight forward can say that आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। इसका एक रीजन ये है कि आयोडीन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, वो जल्दी टूटेगा। एक बच्चों रीजन ये भी होता है, लीविंग ग्रुप वो अच्छा होता है जिसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग होता है। लीविंग ग्रुप वो अच्छा होता है टेक्निकली विच हैव स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट एसिड। मतलब क्या है समझते हो, ये आई है, इस आयोडीन का कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, मतलब ये आई नेगेटिव पढ़ो, इसका एसिड हो गया HI, ऐसे ही इसका एसिड HBr, इसका एसिड HCl, इसका एसिड HF। तो बेटा जिसका कॉन्जुगेट एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ठीक है। तो एक ये ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी थी ना कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, उस बेसिस पे। तो बेसिकली यहां पे अगर हम कह रहे हैं इसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या हो गया, वीक बेस। वीक बेस से हटो यहां से। तो पॉइंट क्या है, लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है, जो या तो खुद वीक बेस हो या जिसका कॉन्जुगेट बच्चों एक मिनट, ठीक है। बच्चों क्लियर है लिविंग ग्रुप। एक बच्चे ने अभी पूछा है आयोडीन के बारे में कुछ समवॉट, उन्होंने कहा आयोडीन वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए। मैंने सिर्फ ये कहा है कि हेलोजेंस चाहे SN1 में हटानी हो चाहे SN2 में हटानी हो और चाहे ये एसिड क्लोराइड का पॉइंट हो, कौन सा ग्रुप पहले हटता है, दैट इज लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप का एक स्पेशल पॉइंट है वो याद कर रखिएगा कि स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ लीविंग ग्रुप बेटर द लीविंग ग्रुप। stronger the conjugate acid of leaving group better the leaving group। मतलब इनको H से जोड़ के, I को H से जोड़ो HI, Br को H से जोड़ो HBr, ऐसे HCl और ऐसे HF। और इन चारों का एसिडिक कैरेक्टर आपको मालूम है, HF वीक एसिड होता है, HI स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। अब एक बच्चे ने फिर पूछा है यहां H कहां से आ गया। बेटा एक बच्चे ने और कुछ पूछा है, क्या इस मेथड का यूज कोर्स निकालने से या हेलोजन के एक्सट्रैक्शन से करेंगे। भैया हेलोजन एक्सट्रैक्शन और इसमें अभी कोई डायरेक्ट रिलेशन SN1 SN2 का नहीं है। मतलब बेसिकली आप खुद भी समझते हैं, एक्सट्रैक्शन की बात जो भी एक बच्चे ने की है, नाम मैं नहीं देख रहा हूं, एक्सट्रैक्शन की बात जिस बच्चे ने भी की है वो यार एक्सट्रैक्शन तो मेटल्स का हम करते हैं, ये सब नॉन मेटल है। और आप कह रहे हो कि क्लोरीन का एक्सट्रैक्शन, ब्रोमीन का शायद, तो वो देख लेंगे, फिलहाल यहाँ उससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एक दूसरे बच्चे ने भी ये यहाँ कहा है ये H कहाँ से आ गए, ये H कहाँ से आ गए, यहाँ तो R है। अरे मेरे भाई मैंने आपको एक पॉइंट समझाया है कि एक कंसेप्ट है कि लीविंग ग्रुप किसे कहते हैं, जो वहां से हटने वाला है। जैसे यहाँ I हटने वाला है, यहाँ Br, यहाँ Cl, यहाँ F, ये हटने वाले ग्रुप कहलाते हैं लीविंग ग्रुप। और लीविंग ग्रुप जो वीक बेस होते हैं वो जल्दी हटते हैं, लेकिन वीक बेस पकड़ना मुश्किल है आपके मेरे लिए, तो हम उसको ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी की भाषा में चेंज करते हैं कि पहले इसका एसिड बना लेते हैं। तो इसका जब एसिड बनाएंगे तो I नेगेटिव का एसिड हो गया HI, यहां से H आया है, ऐसे ही HBr, HCl और HF, ये चार एसिड मिल गए। और क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल पढ़ के आए होते हैं 11th, जिसने मतलब बिना पैसे दिए पास किया है उसे पता है 11th में ये शुरू में तीसरे चैप्टर में पढ़ाया गया था कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस बोथ इन पीरियड एंड ग्रुप। ये दोनों तरफ बढ़ता है, पीरियड में भी ग्रुप में भी। तो HF से ज्यादा HCl, HBr और HI ये एसिड का ऑर्डर है। तो अगर HI ज्यादा अच्छा एसिड है
तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक हो जाएगा अपने आप, और इसलिए आई नेगेटिव जल्दी हटेगा। तो वहां से H लेके आया था मैं, और ऑब्वियसली आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ये बॉन्ड वीक। एनी डाउट? अब जिसे जिसे क्लियर है, ठीक है, 1 टाइप कर जल्दी से, नहीं तो फिर दोबारा समझाऊंगा और क्या। ओके, 2-3 बच्चों को थोड़ा बहुत तो हाँ ठीक है, ये भी चलेगा। एक आध बच्चा जैसे कह रहा है ना 0.9 0.8 चलेगा, 80% तो समझ में आ गया ना, 80% आ गया समझ। थोड़ा धैर्य रख, 1-2 बार रिपीट करूंगा, 100% तक पहुंचा दूंगा तुझे, चिंता ना कर। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए 5-6 बच्चों का आ गया, दैट्स इनफ। ठीक है, अभी हम और मेहनत करेंगे तो फिर समझ में आएगा। 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप अगर समझ गए तो अच्छा है, कि यहाँ पे ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, मतलब 50% डी और 50% एल फॉर्म बनेगी। 50% डी 50% एल, ये मिक्सचर कहलाता है रेसिमिक मिक्सचर। अगर आपको 11th का थोड़ा बहुत ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म याद है तो ठीक है, और नहीं तो 11th में टीचर्स नहीं पढ़ाते क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। मैं आपको इससे दोबारा अभी पढ़ा दूंगा एक लेक्चर में, दैट मींस कल, और डी और एल फॉर्म आपको क्लियर करा दूंगा अगर आपको नहीं आता तो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में कम से कम एनसीईआरटी के 10 पन्ने दे रखे, ठीक है। वेरी गुड संजना, वेरी नाइस। जिन बच्चों को मालूम है बहुत अच्छी बात है। ये 50% डी और 50% एल का मिक्सचर कहलाता है रेसिमिक मिक्सचर, और ये एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। जबकि यहां शुरू में डी फॉर्म थी तो बाद में एल फॉर्म आ गई, और डी से एल आने को कहते हैं इन्वर्जन होना। एक जनरल भाषा में चला आ रहा है इन्वर्जन, ठीक है। जबकि ये ज्यादा अच्छा नहीं है। क्यों ज्यादा अच्छा नहीं है बच्चों? भैया ये कंपाउंड अलग था RX, वो कंपाउंड अलग है, तो इन्वर्जन का कोई सेंस नहीं। इन्वर्जन क्या होता है? जब RX का ही XR बना हो, उसी चीज को उलट दोगे तभी तो इन्वर्जन होगा। तो अब बुक्स में ये लिख के आने लगा है 1 स्टीरियो आइसोमर, उसमें एक ही स्टीरियो आइसोमर बनता है, या तो D या तो L। यहां SN1 में 2 आइसोमर। और वही मैंने आपको शुरू से कहा ना, मैंने कैसे याद रखा है बेटा, अब जो पढ़ा रहा हूं उसे पढ़ाने दो। अच्छा, ये आप भी जानते हो मैं आपके मैसेजेस पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, तो ऑफ द टॉपिक तो मत ही जाओ कम से कम। अब इस समय मत पूछो ना, ठीक है। अब इस समय आप कहीं और की बातें पूछेंगे तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ाने दो, ठीक है। भले ही आपका भी क्वेश्चन पढ़ाई से ही है। तो पॉइंट क्या था यहाँ पे, SN1 रिएक्शन, मैंने आपको कहा था ना एग्जाम में नहीं लिखना है बट ध्यान रखना है, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, और SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में। जिसमें स्टेप कम है उसमें छोटा रिएक्टिव है, जिसमें स्टेप ज्यादा है उसमें बड़ा रिएक्टिव, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट, SN1 2 स्टेप में हो रही है, SN2 1 स्टेप में। जिसमें 1 स्टेप है 1 प्रोडक्ट, जिसमें 2 स्टेप है 2 प्रोडक्ट। इसमें D और L दोनों बनेंगे, रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा, आइदर D और L। याद रखने का तरीका, एंड आई होप सो। अब अगर ऐसे याद रखेंगे तो गलती हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन SN1 SN2 के जो पूछे गए हैं वो इफ 3 to 1 पे पूछे गए हैं, RF RBR RCI पे पूछे गए हैं, इंटरमीडिएट पे पूछे गए हैं, या B और L, मतलब इन्हीं 4 पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, आज का यहीं तक। और 1-2 बच्चों ने बीच में जो कहा था, जो मैंने उन्हें जबरदस्ती डांट दिया था, उनकी बात सही थी कि ये जो मॉर्निंग वाला नाटक चल रहा था वो फिर से कब से शुरू होगा, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। क्योंकि चलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट मॉर्निंग वाली कलाबाजी भी जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे। कल नहीं बेटा प्लीज, कल नहीं, लेकिन हाँ आई प्रॉमिस यू कि हो सकता है नेक्स्ट सन से पहले कर दूंगा। वेरी गुड, बिल्कुल ये बात हुई अच्छी कि आपको MCQ आने, तो MCQ भेजते रहिए। अब मैं आपको MCQ इस चैप्टर के भी भेज देता हूँ, और पिछले चैप्टर्स के भी जो चाहिए MCQ पे ज्यादा फोकस करें। चलो आज इतना ही, हैव ए नाइस टाइम।